नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे के बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में कि आप लोग का रिजल्ट कब तक आएगा। फाइनल जो रिजल्ट होगा वो कब तक आएगा। उससे पहले एक और अपडेट के बारे में बात करते हैं कि रेलवे ने अभी कल के डेट में एक नोटिस जारी किया जिसमें आपको बताया गया कि नॉर्मलाइजेशन में आपके जो मार्क्स होंगे वो किस प्रकार बढ़ेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन थे नॉर्मलाइजेशन से संबंधित वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा मैं। और साथ में मैं बताऊंगा कि रिजल्ट अब कितना जल्दी आ सकता है, क्योंकि ये संकेत बहुत अच्छा है, क्योंकि रेलवे चाहता है कि रिजल्ट जल्दी से जल्दी डिक्लेयर करे। उससे पहले उन्होंने बता दिया कि नॉर्मलाइजेशन में आपके कितने अंक क्यों बढ़ेंगे क्यों घटेंगे, सब कुछ बता दिया। कैसे बढ़ेंगे कैसे घटेंगे ये सब भी क्लियर कर दिया गया है। तो रेलवे चाहता है कि जब रिजल्ट आए तो बच्चे को कोई ऑब्जेक्शन ना हो, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने नॉर्मलाइजेशन का जो भी FAQ होता है वो सभी जारी कर दिया है। तो चलिए देख लेते हैं पहले इस FAQ को, उसके बाद हम बात करते हैं कि रिजल्ट आपका कब तक जारी हो सकता है। बहुत जल्द आपको रिजल्ट देखने को मिलने वाला है, अब टाइम नहीं है रिजल्ट में, बहुत जल्द आपको रेलवे NTPC का रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन है वाई एग्जामिनेशन इज कंडक्ट इज मल्टीपल सेशन। आप लोग को क्लियर पता है कि मल्टीपल सेशन में एग्जाम क्यों करवाया जाता है, क्योंकि 1,26,00,000 बच्चों ने एग्जाम में अप्लाई किया था और एक शिफ्ट में उन लोग का एग्ज़ाम कराना पॉसिबल नहीं होता है। इस कारण मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम कराया जाता है और लगभग 70 से 72 शिफ्ट हो जाते हैं पूरे। जो 70-72 शिफ्ट में पूरा एग्जाम खत्म होता है या उससे ज़्यादा भी शिफ्ट लग जाता है, ठीक है। तो यही कारण है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने। अगला क्वेश्चन पूछा है कि वाई वॉज नॉर्मलाइजेशन इज नेसेसरी। अब मान लीजिए कि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन तो ज़रूरी है, क्योंकि एक शिफ्ट में तो एग्ज़ाम हुआ नहीं है, अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। तो जब अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तो क्या दिक्कत हो जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल एक जैसा होगा नहीं। तो जब क्वेश्चन का लेवल एक जैसा होगा नहीं तो सबको नॉर्मलाइजेशन करके बराबर करना होता है, ठीक है। इसलिए नॉर्मलाइजेशन ज़रूरी है। चलिए RRB, अगला क्वेश्चन है कि RRB हैज़ कंडक्टेड एग्जामिनेशन इन मल्टीपल सेशन इन पास्ट ऑल्सो वेयर एडॉप्टिंग नॉर्मलाइजेशन। अब इससे पहले भी RRB के एग्जाम मल्टीपल सेशन में हो चुके हैं, तो उन्होंने नॉर्मलाइजेशन को एडॉप्ट किया है 2018 के एग्जाम में ALP वाले में, फिर 2018 के एग्जाम में ग्रुप डी वाले में, NTPC के एग्जाम में, रेलवे NTPC के एग्जाम में मल्टीपल सेशन में हुआ था। RRB JEE का एग्जाम भी मल्टीपल सेशन में हुआ था, ठीक है। तो वही बता रहे हैं कि इससे पहले भी हो चुका है मल्टीपल सेशन और नॉर्मलाइजेशन भी हुआ है। इज नॉर्मलाइजेशन सम सॉर्ट ऑफ ग्रेस मार्क्स। नॉर्मलाइजेशन कोई भी ग्रेस मार्क्स नहीं होता है, वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सभी को इक्वल किया जाता है। मतलब सभी को जो नॉर्मलाइजेशन के थ्रू सभी को इक्वल मार्क्स दिया जाता है, सभी को बराबर किया जाता है, ठीक है ना। ये इंसान नहीं करता है, ये कंप्यूटर करता है, मतलब मशीन करता है। आगे देखिएगा, सो कैन नॉर्मलाइजेशन रिजल्ट इन रिडक्शन एज वेल एज इंक्रीज इन द मार्क्स कंपेयर टू द रॉ मार्क्स। तो ये हो सकता है, मतलब इंक्रीज भी हो सकता है, आपका मार्क्स बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें आपका मार्क्स बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ठीक है। तो मैंने बता दिया था कि ये प्रोसेस जो होता है कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है, तो इसलिए डेटा का बहुत ज़्यादा डेटा का कलेक्शन होता है, सभी डेटा को इक्वल करना होता है, तो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन पूछा गया, दिस मीन्स द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इज स्टैटिकली जज्ड बेस्ड ऑन द ऑल कैंडिडेट ही सी इज कॉम्पिटिटिंग विथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मीन कैंडिडेट का मीन स्टैंडर्ड डेविएशन रॉ मार्क्स का निकाला जाता है, उसके बाद उसको नॉर्मलाइज किया जाता है। यही चीज़ बताया गया है कि कैसे परफॉर्म किया जाता है, कैंडिडेट के डेटा को नॉर्मलाइज कैसे किया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज रॉ मार्क्स, हाउ रॉ मार्क्स इज कैलकुलेटेड। अब सबसे पहला चीज़ है कि रॉ मार्क्स कैसे निकाला जाएगा, क्या होता है। तो जो आपका नंबर काट के नेगेटिव करके जो आता है उसको रॉ मार्क्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन बनाया, 2 क्वेश्चन ऐसे हो गए जो इग्नोर किया रेलवे ने, सही नहीं थे, 54 क्वेश्चन आपके करेक्ट होते हैं, 6 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं। तो क्या हो जाएगा, 54 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन गलत होते हैं, तो क्या हो जाएगा, 54 में से 2 जाएगा तो 52 हो जाएगा। मतलब नेगेटिव अगर कीजिएगा 6 क्वेश्चन का तो 2 नंबर होगा, 6 को 3 से भागा दीजिएगा तो 2 नंबर नेगेटिव जाएगा, मतलब 52 आ गया। अब 52 बटे में 98, क्योंकि 2 क्वेश्चन गलत भी है, तो 52 बटे में 98 गुना में 100, आपका 53.06 मार्क्स आ जाएगा, ठीक है ना।
52 से 53 हो गया आपका मार्क्स। परसेंटेज निकाला जाएगा कि 100 में से कितना आएगा। उसके बाद तो इसी को कहा जाता है रॉ मार्क्स। दिस मीन्स इट डज नॉट इन्वॉल्व ह्यूमन। इसमें बोला गया कि जब नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है तो ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं होता है। तो हाँ, ये टोटली क्या होता है, कंप्यूटर से होता है, कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, इसमें इंसान का कोई भी मतलब इंसान का कोई भी भागीदारी नहीं होता है। चलिए आगे देखिएगा। कैंडिडेट कैन ऑफ द सेम सेशन हैव वेरिएशन इन द इंक्रीज और डिक्रीज इन द मार्क्स आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो हाँ, होता है ऐसा। नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या होता है ना, कैंडिडेट का मार्क्स इंक्रीज भी हो सकता है, कैंडिडेट्स का मार्क्स डिक्रीज भी हो सकता है। और जैसे पहले के एग्जाम में हुआ है ठीक है ना, कुछ मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, कुछ मार्क्स ही डिक्रीज होंगे। मतलब 2 से 3 मार्क्स से ज़्यादा डिक्रीज नहीं होता है, बट डिक्रीज हो सकता है। अगर आपका शिफ्ट बहुत ज़्यादा आसान है तो आपका मार्क्स डिक्रीज किया जा सकता है। आगे देखिएगा। आगे है, द नॉर्मलाइज मार्क्स ऑफ माई कंपटीटर हैज इंक्रीज एज कम्पेयर टू हिज रॉ मार्क्स, बट माई रॉ मार्क्स एंड नॉर्मलाइज मार्क्स सेम, वाई। तो देखिए इसमें क्या होता है कि आपके शिफ्ट में हो सकता है कि सेम शिफ्ट में हो, तो नंबर ऑफ कितना रॉ मार्क्स है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जिसका रॉ मार्क्स ज़्यादा है उसको नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा फायदा हो जाएगा, जिसका रॉ मार्क्स कम है उसको नॉर्मलाइजेशन में कम फायदा भी हो सकता है। मतलब किसी को, मान लीजिए आप ही के शिफ्ट का 2 बच्चा है, तो एक को 20 नंबर मिल गया, एक को 15 नंबर मिला, तो वो डिपेंड करता है रॉ मार्क्स के ऊपर। ठीक है ना, एक्यूरेसी और अटेम्प्ट के ऊपर कुछ डिपेंड नहीं करता है, आप कितना मार्क्स लाते हैं उसके ऊपर, और नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करता है। ठीक है, तो मार्क्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन पूछा गया कि बट सो मेनी कैंडिडेट हैव स्कोर मोर देन हायर। तो ये हो सकता है कि हार्ड शिफ्ट में कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, तो उनको नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो इस कारण क्या होता है, उनका मार्क्स 100 से ज़्यादा हो सकता है। ऐसा पहले के एग्जाम में हो चुका है, जैसे रेलवे के एनटीपीसी के एग्जाम में भी हुआ था, ग्रुप डी के भी एग्जाम में हुआ था, तो ऐसा हो चुका है। इज द फर्स्ट टाइम डेट कैंडिडेट गॉट ए नॉर्मलाइजेशन स्कोर मोर देन 100। नहीं, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, प्रीवियस एग्जाम में ऐसा हो गया, मैंने बता दिया था। इज देयर एनी चांस चेंज इन नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस? मतलब ग्रुप डी के एग्जाम के बारे में कह रहा है। नो, नो, द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस एडॉप्टेड इन ग्रुप डी एग्जाम इज एग्जैक्टली सेम एडॉप्टेड इन पास्ट सेवरल। जब भी एग्जाम हुआ है तो ग्रुप डी वाला ही नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को अपनाया गया है। इस बार कुछ नॉर्मलाइजेशन फार्मूला चेंज हो गया है। तो देखिएगा, अब ग्रुप डी के समय नॉर्मलाइजेशन फार्मूला आप देख सकते हैं कि ये था, तो इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि इस बार नया फार्मूला आ चुका है। आगे देखिएगा, हाउ बेस सेशन इज डिसाइडेड। अब बेस सेशन को डिसाइड कैसे किया जाता है? अमॉन्ग सेशन हैविंग 70% एंड अबव अटेंडेंस ऑफ ऑल सेशन, द वन विथ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मीन रॉ इज टेकन बेस सेशन। ठीक है ना, 70% होना चाहिए अटेंडेंस जिस भी सेशन का। तो यहाँ देखिए, जैसे मीन मार्क्स आया, मतलब मीन ऑफ रॉ मार्क्स, ये रॉ मार्क्स है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रॉ मार्क्स। अब देखिए मीन कितना आ रहा है, ये जो 7 वाला है ना, वो मीन में आ रहा है। मतलब यहाँ अटेंडेंस हो सकता है इस सेशन में 70% होगा, और मीन ये आ रहा है, तो इसको मीन सेशन मान लिया, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला तो 18.32 निकला। अब सेशन 1 को मीन सेशन मान लिया इसने, और यहाँ पे जो यहाँ देखिएगा S2 फार्मूला दिया था, ऊपर दिया था फार्मूला S2 अपॉन में S1, x माइनस में एक्स ए बी प्लस ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन 18.32 है, और S1 कितना हो गया, S1 12.68 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वाला सेशन मतलब सेशन 8 वाला देखिए, उसके बाद एवरेज निकाला जाएगा, तो एवरेज आ गया, यहाँ नीचे देखिएगा सेशन 8 का एवरेज निकला हुआ है 21.31, और y एवरेज हो जाएगा 38.32 मतलब मीन वाला, और x इज इक्वल टू में 75 हो गया। ठीक है, रॉ मार्क्स उस बच्चे का 75 आ रहा है, तो वो बोला जा रहा है रॉ मार्क्स 75 आ गया। तो 75 से उस बच्चे का मार्क्स कितना हो जाएगा, जब इसमें पुट किया जाएगा फार्मूला में, तो कितना आ गया, 115 मार्क्स आ गया। तो इसी तरह 35 वाला का निकालिएगा तो 58 आ जाएगा, नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा हो गया। अब 35 वाला का निकाला गया से शिफ्ट पे ऊपर डिपेंड करता है। मतलब देखिए, सेशन 8 का एग्जाम्पल लिया गया, सेशन 9 का एग्जाम्पल लिया गया। ठीक है, यहाँ लिखा गया सेशन, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, यहाँ लिखा गया सेशन 8 लिखा गया है, सेशन 9 लिखा गया है। सेशन 9 में अगर पुट किया गया तो यहाँ कितना बढ़ गया, 40, मतलब 35 से 40 केवल 5 नंबर मिला।
फिर सेशन 7 का देखिएगा, सेशन 7 में रखा गया तो ज़्यादा चेंज नहीं हुआ क्योंकि वो बेस सेशन था, तो बेस सेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, देख लीजिएगा सेशन 7 को हमने बेस सेशन में रखा था, तो बेस सेशन में आपका पड़ गया तो एक भी नंबर नहीं बढ़ने वाला बेस सेशन। ठीक है ना। आगे देखिएगा सेशन 9 हो गया और सेशन 9 हो गया। सेशन 9 का भी हमने देखा था, 7 में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, 9 में अगर पड़ गया आपका तो 9 में देखिए कितना फ़र्क है आपका, 38 था 33 था, तो 9 में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 8 में ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो 8 में देखिए 75 से 115 हो गया था। 9 में 33 और 38 में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ा है 9 में। देखिएगा केवल 9 में कितना बढ़ा, 4 नंबर। ठीक है ना, फ़र्क के ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए एक्स एवरेज कितना है, 33, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितना मार्क्स यहाँ बढ़ने वाला है। फिर अगला एग्जाम्पल है सेशन 10 का। अब एक्स एवरेज देखिएगा फिर से 33 है, तो यहाँ भी 3 से 4 नंबर बढ़ेगा, मतलब बेस सेशन के आसपास आपका नंबर है, जितना कम होगा उतना ही के आसपास आपका बढ़ने वाला है। कैन नॉर्मलाइजेशन स्कोर, बेस सेशन से अगर आपका बहुत कम है तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, बेस सेशन के अगर आसपास भी आपका नंबर है तो आपको घाटा होने वाला है। कैन नॉर्मलाइजेशन स्कोर कैन बी लेस देन रॉ मार्क्स, नॉर्मलाइजेशन स्कोर रॉ मार्क्स से कम होगा तो हो भी सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर रॉ मार्क्स से कम हो सकता है। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। नॉर्मलाइजेशन स्कोर रॉ मार्क्स से भी क्या हो सकता है, कम हो सकता है। मतलब अगर 38 39 हो जाता है, 38 की जगह पे 39 हो जाता है तो आपका कम आ जाएगा। बेस सेशन 38 माना गया, आपका जो एवरेज है एक्स एवरेज है वो 40 हो गया, तो आपको कम नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर कम हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है, 1-2 नंबर कम होता है। उसके बाद यहाँ पे that means that after process is completed statically mathematical and there is no, कोई भी इंसान इसमें क्या होता है कि इन्वॉल्व नहीं होता है, केवल ये कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। तो यही था नॉर्मलाइजेशन के रिगार्डिंग, जो भी डाउट था वो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब सवाल ये है कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट मुझे दोस्तों अब लगता है कि जल्दी आने वाला है, क्योंकि रेलवे ने सबसे पहली बार नॉर्मलाइजेशन के रिगार्डिंग एनटीपीसी के एग्ज़ाम के रिजल्ट के पहले नॉर्मलाइजेशन के रिगार्डिंग आपको एक पूरा का पूरा जो भी आपका FAQ था, जो भी आपका क्वेश्चन था उसको क्लियर कर दिया। क्यों क्लियर किया रेलवे ने, क्योंकि वो चाहते हैं रिजल्ट निकाला जाए, और रिजल्ट में अगर आपका किसी का 100 से ऊपर आता है किसी बच्चे का नंबर, तो आप लोग उस पर ऑब्जेक्शन ना करें, क्योंकि रेलवे ने पहले से बता दिया है कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं। पिछले प्रीवियस एग्जाम में क्या हुआ था, काफ़ी बच्चों ने इसका प्रोटेस्ट किया था कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसलिए रेलवे ने पहले ही आप लोगों को बता दिया। तो ये आप लोग के लिए एक अच्छा संकेत है कि रेलवे अभी एक्टिव है। जैसे देखिएगा कि कुछ दिन पहले आंसर की निकाला गया, अभी आपको नॉर्मलाइजेशन से पहले फार्मूला निकाला गया, फ़ी का एक लिंक दिया गया, फ़ी अपडेट करने का, जो बैंक अकाउंट था उसको अपडेट करने का, उसको एक्सटेंड भी किया गया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आंसर की सबमिट हो गया, ऑब्जेक्शन सबमिट हो गया, जो फाइनल आंसर की होगा वो आपका इसके साथ आएगा। जो फाइनल आंसर की आएगा वो अलग से नहीं आएगा, जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के साथ ही आपका फाइनल आंसर की आ जाएगा, क्योंकि फाइनल आंसर की निकालने का अब कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट वो सीधा निकालेंगे, वहीं से आप सीधा क्या कर सकते हैं, फाइनल आंसर की भी अपना देख सकते हैं। तो बहुत जल्द आपको 15 से 20 दिन के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिलने वाला, मतलब 20 सितंबर से पहले, 15 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, तो बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो आप लोग स्टेज CVT 2 की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो अब इसमें आपको कोई चांस नहीं मिलने वाला है। इसमें अब नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा नहीं होगा। इसमें अगर 120 नंबर का एग्ज़ाम होगा तो आप मुश्किल से 105 नंबर सही कीजिए, 15 नंबर मैक्सिमम गलत कर सकते हैं, ताकि 100 से ऊपर आपका मार्क्स रहे। 100 प्लस आपका मार्क्स होगा तो आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लीकेबल हो जाएंगे, आसानी से अप्लीकेबल हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिए 100 प्लस मार्क्स लाने का। अगर 100 प्लस मार्क्स आता है तो आप आसानी से अप्लीकेबल होने वाले हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।